टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। सानू जी, कुमारी रजनी जी, उमेश जी, सीमा जी, शबनम जी, धीरज जी, अंजू जी, उसके साथ ही साथ दीप नारायण जी, राजीव कुमार जी, सुषमा जी, स्वाति जी, सरिता जी, गौरव जी, दीपक शुक्ला जी, क्या बात है, अंजू कुमारी जी, अर्चना जी, रीना जी और उदय जी, सब लोग। हाँ, आशमा खान जी, रतिपाल जी, लतेश डागर, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सिया जी। तो चलिए, प्रमोद जी, भावी शिक्षिका रूपा कुमारी, आइए हम सभी लोग बेटा आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सिया जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, संतोष जी भी हमारे आ चुके हैं जो है चलिए। और संतोष जी हमारे जो है इन्होंने जो है सिलेक्शन लिया, बहुत अभी जल्द ही बिहार में आपका चयन हुआ, बहुत ही गर्व की बात है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सिया जी भाई बार बार करें सर स्टार्ट करो, तो लीजिए स्टार्ट है आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में कौन कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? कौन कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा। करें कौन सा कहानीकार ऐसा है जो ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है? देखिए कुमारी रजनी जी ने निर्मल वर्मा का उत्तर दिया है, उमेश जी, आशमा जी डी का उत्तर दे रही हैं, ज्यादातर हमारे साथी डी दे रहे हैं, स्वाति जी सी कह रही हैं, दीपा जी जो है सी कह रही हैं, बबीता जी नमस्कार भैया, नमस्कार। देखो बेटा देखो बेटे रंजना सरोज जी, एलटी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एलटी में 3 साल हिंदी मांगता है। एलटी में बेटा 3 साल हिंदी मांगता है। हाँ, अगर आप यूपी से हैं तो आप टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी दे सकती हैं, क्योंकि वहां 2 साल अगर हिंदी है तो मान्य होता है। ठीक है बेटा, चलो। हाँ ठीक है, आदित्य जी भी आ चुके हैं और सरिता जी जुड़ ही चुकी हैं। तो देखो बेटे आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, निर्मल वर्मा। एक्चुअली निर्मल वर्मा जो हैं इनको बेटा एक मिनट, चलिए अब सही है। निर्मल वर्मा जो हैं बेटा, इन्हें पैंट शर्ट की संस्कृति का कहानीकार माना जाता है। संस्कृति का, कहीं कहीं टी शर्ट भी लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृति का कहानीकार, पैंट टी शर्ट या पैंट शर्ट, ये मैंने बताया, ये कहीं कहीं आपको टी शर्ट भी लिखा रहेगा, ये स तालब बना लीजिएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं, कहानीकार माना जाता है। तो यहां देखो बेटा, पैंट शर्ट या पैंट टी शर्ट का मतलब जानते हैं ये कौन पहनता था? उस समय गांव का आदमी। हाँ हाँ, एलिजिबल होंगे एलटी में, क्यों नहीं एलिजिबल होंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए, अब पैंट शर्ट या पैंट टी शर्ट की जो परंपरा है, इसका ये कौन पहनता था? शहरी आदमी। इसको कौन पहनता था बेटा? इसको पहनता था शहरी आदमी। तो कहने का मतलब है कि निर्मल वर्मा जो हैं ये शहरी संस्कृति के साहित्यकार हैं। और अगर हम निर्मल वर्मा की बात करें बेटा, परिंदे, कौवे और काला पानी, परिंदे, कौवे और काला पानी, परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जलती झाड़ी। अच्छा, कौवे और काला पानी पर कौन सा पुरस्कार मिला है बेटा, बता दो तो। ये इनके जो है बेटे कहानी संग्रह हैं। ये इनके क्या है मेरे बच्चे? ये इनके
कहानी संग्रह कव्य और काला पानी पर कौन सा हाँ, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, ठीक है, पिछली गर्मियों में, ठीक है। चलो जल्दी बताना बेटा। 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए सुषमा जी का बिल्कुल सही उत्तर आया है। कव्य और काला पानी जो है बेटा, इस पर 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन लगा, बढ़िया क्वेश्चन लगा तो शेयर करना। देखो क्वेश्चन हमने दोनों तरह के रखे हैं, मैं आपको पहले से भी बता दे रहा हूं बेटा। ये नहीं है कि नहीं क्षमा करें, थोड़ा सा गला गड़बड़ है। तो क्वेश्चन हमने सरल भी कठिन भी दोनों रखे हैं, और जो है ज्ञानात्मक भी रखे हैं और तथ्यात्मक भी रखे हैं। तो दोनों तरह के प्रश्नों से आपको जो है वो कराएंगे रूबरू। आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें नामक निबंध किसने लिखा? गोविंद नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी बताना बेटा। आत्माराम की टेंटें, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे काला पानी, सूखा। हाँ बहुत कहानियां बेटा, परिंदे इनकी कहानी है, परिंदे जो है, परिंदे भी है कहानी संग्रह। हाँ हाँ, मिश्रा जी ने, क्या बात, बाल मुकुंद गुप्त। देखो यहां मैं आपको साहित्य की एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बात। अनुराधा जी ए कह रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन लो बेटा मेरी बात। रतिपाल जी भी ए कह रहे हैं, गोविंद नारायण मिश्र। देखिए मैं यहां आपको साहित्य का एक बड़ा अच्छा तथ्य दूं। एक बार की बात है, आपके जो है इन्होंने, क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है एक निबंध लिखा। क्या नाम है, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा। इस निबंध का शीर्षक था बेटा भाषा और व्याकरण। एक निबंध लिखा इन्होंने, इस निबंध का शीर्षक था भाषा और व्याकरण। शीर्षक, मजा आएगा, शीर्षक से इन्होंने निबंध लिखा। अच्छा हुआ क्या कि इन्होंने जो है लिखा, इसमें अस्थिरता शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बेटा? अस्थिरता। इसमें इन्होंने अस्थिरता शब्द का प्रयोग किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ, बाल मुकुंद गुप्त जी ने आत्माराम नाम से, किस नाम से? आत्माराम नाम से अस्थिरता शब्द का विरोध किया। अस्थिरता, आत्माराम नाम से अस्थिरता शब्द का विरोध किया, और इन्होंने कहा अस्थिरता गलत है, इसकी जगह अनिस्थिरता होना चाहिए ना। मतलब इन्होंने अस्थिरता शब्द का विरोध किया और इन्होंने कहा कि इसकी जगह अनिस्थिरता शब्द होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान समझिएगा। आत्माराम नाम से किसने लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है ये आ गए, इसी बीच में गोविंद नारायण मिश्र, इन्होंने हिंदी बंगवासी में, हिंदी बंगवासी ये पत्र था बेटा, में महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। क्या किया बेटे? महावीर प्रसाद, हिंदी बंगवासी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया, और आत्माराम की टेंटें लिखा। आप समझ गए, ये साहित्य का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। बिल्कुल, ये हुआ बेटा क्या कि जो है पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था भाषा और व्याकरण। इसमें इन्होंने
अस्थिरता शब्द का प्रयोग किया। बाल मुकुंद गुप्त जी ने आत्माराम नाम से इस शब्द का विरोध किया और उन्होंने कहा अस्थिरता शब्द सही नहीं, अनिस्थिरता शब्द होना चाहिए। और उसी समय फिर गोविंद नारायण मिश्र जो बाद में आए, इन्होंने जो है हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेंटे नामक निबंध लिखा, जिसमें इन्होंने द्विवेदी जी का समर्थन किया और जो है बाल मुकुंद गुप्त जी का विरोध किया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लगा बेटा। क्लास रुक रही है? नहीं बेटा, क्लास रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। रजनी जी, क्लास उठने का आप अपना नेटवर्क सही करो है, या एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से जुड़ जाओ। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि किसने माना है? अमीर खुसरो साहब, देखिए लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि ये सेशन आज छुट्टी के दिन भी मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रखा कि भाई हमारे बच्चे जो एक दिन हफ्ते में एक्स्ट्रा क्लास पा जाएं, उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने जो है आप सब लोगों के लिए स्पेशली यह सेशन रखा तो केवल आपके स्नेह पर, आपके प्रेम पर और इस विश्वास पर कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे लोग जो है इस सेशन को जोरदार ढंग से शेयर करेंगे और हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा? आरती जी एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से जुड़ो। हाँ, लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। देखो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, ठीक है? और जिनको लगे कि नहीं रुक रहा है वो तुरंत जो है रिफ्रेश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क आपके यहां अगर दिक्कत होगी तो नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है, यहां से क्लास बिल्कुल नहीं रुक रही। चलिए, तो बिल्कुल राम कुमार वर्मा जी जो हैं, इन्होंने अवधी भाषा का पहला कवि जो है, अवधी भाषा का पहला कवि अमीर खुसरो को माना है। जबकि रियलिटी ये है बेटा कि अमीर खुसरो साहब जो हैं, इनको खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सही कहा मैंने क्या कहा बेटा? खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, एक बात और भी ध्यान रखना बेटे, अगर हम अवधी भाषा की बात करें, अवधी भाषा की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वर दास, इनकी रचना क्या है बेटा? सत्यवती कथा। आप लोग जानते हैं प्रेमाख्यानक काव्य है। ईश्वर दास को हिंदी का पहला कवि माना है। ईश्वर दास को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी नहीं बेटा, सॉरी, अवधी का ना। ईश्वर दास को, हट जाओ यार, ये तो और दिमाग खराब कर देते हैं। ईश्वर दास को अवधी का पहला कवि माना है। ठीक है बेटा। और याद रखना एक बात, आप देखो जब चर्चा चल ही निकली है तो दूर तक जाएगी। ठीक, इसी ईश्वर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसी ईश्वर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम सूफी कवि माना है। मैंने आपसे बताया बेटा कि मजा आ जाएगा, मतलब तथ्य तो जो है भाई रिवीजन बहुत अच्छा होगा, बशर्ते एक है कि थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। तो मैंने कहा सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है? ठीक है। देखिए, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना। ठीक है। दूसरी चीज हमने चर्चा किया कि रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वर दास जी को अवधी का पहला कवि माना है, जिनकी रचना जो है, अरे वाह संतोष जी, बहुत बहुत बधाई हो। जो है
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मित्र। देखिए आपका कमेंट हम आप जानते हैं पहले से भी आपको बहुत। संतोष जी देखिए मैं आपको बताऊं बेटे, संतोष जी हमारे एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बहुत संघर्ष करते। ये जब भी हमारी क्लास चलती थी 5 बजे वाला, हम्म, पलामू जी का, हाँ हाँ हाँ, पलामू जी का प्राइमरी में हो गया है। तो देखो बेटा हुआ क्या, कई बार ये लिखते थे सर मैं मेट्रो में हूं, बस अभी जस्ट ऑफिस से आया हूं, तुरंत शुरू कर दिया। देखो यार मुझे एक बात पता है, अगर पढ़ने का जज्बा मन में हो, किसी भी काम को करने का जज्बा मन में हो ना, तो आदमी का सिलेक्शन सब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। देखिए अब आप लोगों के सामने ही यहाँ साथी हैं जो लिख रहे हैं कि सर हमारा हुआ है ना, टीजीटी में हुआ है और प्राइमरी में भी पलामू जी का चयन बना। तो मेरे कहने का मतलब जो है कि हकीकत है ये, देखो केवल पढ़ने का जज्बा रखो आप लोग, पढ़ने का, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, कहीं से भी हो, आप पढ़ने, भाई यूपी में भी ठीक है, चलो आज अभी लग रहा है कि अंधकार है, अंधकार, लेकिन ये अंधकार हमेशा नहीं रहेगा। जब वैकेंसी आई है, फॉर्म भराया गया, फॉर्म भरा है आपने, तो परीक्षा होगी होगी ना। बिहार में द्वितीय चरण की बहुत लंबी वैकेंसी आने वाली है। इस चरण की वैकेंसी से हम बच्चों ने और हम सब ने ये देख लिया कि किस तरह से हमारा चयन बनेगा। उसी चीज को अच्छे से फॉलो करके दिन रात एक कर दीजिए, और एक वैकेंसी के लिए दिन रात एक कर दीजिए बेटा, आगे का पूरा जीवन आनंद में बीतेगा ना, आगे का पूरा जीवन आनंद में बीतेगा जो है। देखिए रीना जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, तो अब संतोष जी बताएंगे, संतोष जी बताएंगे कि क्या मेरिट गई है। देखिए कभी कभी ये बिल्कुल होता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं स्वाति जी, जब हम हैं, बिल्कुल होगा अब अंजू जी, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा। देखो यार एक बात बताओ मुझे, मेरी पहले एक बात सुन लो, मैं 6 से बताइए 9 बजे से लेके शाम तक, शाम 6 बजे तक ड्यूटी किया इन्होंने, उसके बाद भी चैन लिया। तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं होगा यार, जिनके होते हैं उनके भी 2 हाथ 2 पैर ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी पूंछ होती है सींग होती है, सही है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जो है उनके पूंछ और सींग होती है, उनके भी 2 हाथ और पैर ही होते हैं, आप ही की तरह होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेहनत करो, दुनिया में केवल एक काम करो, मेहनत करो बस। जब मेहनत करोगे बेटा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस मुझे एक चीज का पता है, मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको बताऊं, हमारे एक परिचित हैं, और मतलब मैं बहुत कुछ तो खुल के नहीं, बड़े हर जगह नहीं कह सकता, बट मैं एक चीज जानता हूं, हमारी एक जानने वाली हैं। तो जब उनकी काउंसलिंग थी, मैं भी वहां उपस्थित था, तो मुझे लगा कि वो किसी बच्चे के साथ आई होंगी। मेरी बात को सुन लेना, जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगा कि ये किसी बच्चे के साथ आई होंगी, क्योंकि बेटे मतलब देखने में उनकी उम्र ये लग रहा था कि 55+ ही हैं ना। तो मुझे लगा किसी बच्चे के साथ आई होंगी। तो आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं भी वहां टहल रहा था, वो भी टहल रही थी चाय की दुकान पर। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी किसके साथ आई हैं, कहां से आई हैं ना, कहां से आई हैं, किसके साथ आई हैं। तो उन्होंने तत्काल हमें बताया कि हम जो है अपनी काउंसलिंग कराने आए हैं। मुझे मुझे अच्छा 60+ था, जनरल में हो गया। देखिए अब मुझे बेटा इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा, उन्होंने साफ साफ बताया ना, उन्होंने साफ साफ बताया कि देखो बेटे, शुरू में मैंने बीएड किया, पीएचडी किया हिंदी से, और फिर उसके बाद बाल बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, हस्बैंड जो है वो डिग्री कॉलेज में टीचर हैं, तो मैं फिर घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। फिर बच्चे धीरे धीरे अपने कंपटीशन में लग गए, तैयारी में लग गए, पढ़ने लगे, बड़े हो गए, शादी ब्याह कर दिया। और जब बच्चों का शादी ब्याह कर दिया तो मैं फ्री हो गई। अब मेरे समझ में नहीं आया मैं करूं तो क्या करूं। भाई हस्बैंड नौकरी पे चले जाते, बच्चा अपनी नौकरी पे चला जाता, बिटिया की शादी कर दी, मैं घर में अकेली। फिर मुझे समझ में आया कि अब पढ़ना चाहिए, और मैंने पढ़ा। और मैं कह रहा हूं 3 साल भी उन्होंने नौकरी की हो, पर गर्व से ये तो कहेंगी कि मैं इंटर कॉलेज से रिटायर हूं। तो बेटा देखो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। बस केवल एक चीज है, जब मन में जज्बा जग जाए, कोई बाधा नहीं रोक सकती, कुछ नहीं रोक सकता। ठीक है,
हाँ, मुझे पता है स्वाति शर्मा जी, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं स्वाति जी, मैं आपको कभी हमारा आपका कभी पर्सनल संवाद होगा, मैं आपको बेटा आपको ऐसे 10 अपने बच्चे एग्जाम्पल दूंगा जो आपसे भी गड़बड़ कंडीशन में रह करके, गांवों में रह करके, जिनके पास ढंग के मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी, ऐसे बच्चों ने भी वैकेंसी में जो है टीजीटी पीजीटी में चयन लिया है, और वो मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे वो अच्छी तरह से आज भी मेरे संपर्क में है। बस मुझे एक चीज पता है कि मुश्किलें आती हैं तो एक नया रास्ता दिखाने के लिए, बस उस रास्ते को पहचानने और हौसले के साथ उस पर चलने की जरूरत होती है। चलिए, अणुभाष्य का दूसरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अणुभाष्य का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भाव नहीं है, भाष्य है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, और बी और सी दोनों। जल्दी बताना बेटा। 4 में सी ए। देखो बेटे, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अणुभाष्य जो है ये वल्लभाचार्य की रचना है। किसकी रचना है बेटा? वल्लभाचार्य जी की रचना है। अणुभाष्य जो है ये वल्लभाचार्य जी की रचना है। दूसरी चीज, ये मीमांसा ग्रंथ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, मीमांसा ग्रंथ की टीका है। भाष्य मतलब टीका, ये मीमांसा ग्रंथ की टीका है। ठीक है बेटा। अब ये दो भागों में लिखी गई, पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य। तो ये जो उत्तर मीमांसा भाष्य है बेटा, इसी उत्तर मीमांसा भाष्य को अणुभाष्य कहा गया, और इसी को ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा गया। इसका मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी और सी दोनों होगा। हाँ, ये बात तो सही है भाई, मैं आपको बता रहा हूं 5 ऑप्शन ने बहुत बच्चों को गड़बड़ कराया, नहीं बहुत बच्चों का चयन बनता। ठीक है। हाँ, देखिए आप बताइए, पलामू जी भी कह रहे हैं कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पढ़ना शुरू किया, और 11 महीने में 3 एग्जाम निकाला, 2 बार सीटेट, बीपीएससी, और अब जाकर के सफलता मिली। बिल्कुल, देखो मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, अगर जज्बा काम करने का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सबसे जरूरी चीज है मन में जज्बा जगाने की, जज्बा जगाने की जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा एक बड़ी अच्छी कहानी, एक जो है आईएएस बनने की, कि मतलब एक बच्चा जो अपने पिता के साथ सब्जी की दुकान पे बैठा पढ़ रहा था, एक पुलिस वाला उनके यहाँ सब्जी लेने आया, और कुछ पिताजी से पैसे को लेकर के इधर उधर बात हो गई, और उस पुलिस वाले ने 2-3 थप्पड़ मार दिया उनके पिताजी को, 2-3 थप्पड़ मार दिया, और वो उनके पिताजी बेचारे कुछ नहीं कर पाए, साहब साहब कह के रह गए, और वो गाली देते हुए चला भी गया। उस आदमी के मन में इस बात को लेकर के ऐसा वो बना कि उसे लगा कि अब मुझे आईएएस बनना है, सबसे बड़ा पद लेना है, ताकि जो है लोग मुझे ऐसा मेरे साथ ना हो ना, और वो सब्जी बेचने वाले का जो है बच्चा आईएएस बना। तो बेटा ऐसे तमाम समाज में उदाहरण पड़े हैं, ऐसे समाज में तमाम उदाहरण पड़े हैं। मैंने कहा ना, आओ चलो, तो ये समझ गए बेटा। अच्छा, इसके अलावा वल्लभाचार्य जी ने एक ग्रंथ और लिखा जो बहुत पूछा जाता है बेटा, तत्वदीप निबंध। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जुड़िए तो, एक बार मेहनत करने का मन तो बनाइए यार, एक बार हिम्मत तो करिए मेहनत करने की। हम खड़े हैं ना, आग तो हम पैदा करेंगे, आग तो हम पैदा करेंगे, एक बार केवल मेहनत करने का मन तो बनाइए। मैं जो मेरे बिहार के जितने भाई बहन हैं, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, रोज रिक्वेस्ट करता हूं कि बिहार फेज 2 मतलब जो सेकंड भर्ती आ रही है, बिहार सेकंड भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी की बहुत जोरदार क्लास 8 बजे से हो रही है, बिल्कुल लाइव क्लास, जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं ऐसे वहां पढ़ते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास होती है। जो पूछना है पूछिए, बस आपको याद रख। और देखिए इस समय सबसे अच्छी बात है कि दशहरा सेल भी है, आपको कोड के रूप में VIJAY ना, कोड के रूप में VIJAY विजय कोड यूज करना है। आप करके 90% तक ऑफ लीजिए, एक्स्ट्रा वैलिडिटी लीजिए, और हमारे साथ जुड़िए। कैसे नहीं होगा यार, चैन कैसे नहीं बनेगा? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखो। चलो, इन्होंने तत्वदीप निबंध लिखा बेटा, और तत्वदीप निबंध जो इनकी रचना है, यह रचना भी बहुत पूछी जाती है। चलिए अगला चलते हैं बेटा। इसके साथ ही साथ इन्होंने, हाँ, दो इनके और
जो है क्या कहते हैं, इनके जो है 2 ग्रंथ और भी हैं बेटे, याद रखना, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन। कौन कौन से? श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन, विद्वन मंडन, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन, ये तीनों निबंध और भी बहुत पूछे जाते हैं। तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन। ठीक है बेटा, चलो मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मीराबाई ने अंतिम सांसें किस मंदिर में ली? जल्दी बताना बेटा। मीराबाई ने अपनी अंतिम सांसें, ठीक है, किस मंदिर में ली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंश जी, बहुत बढ़िया। और मीराबाई श्रीनाथ जी मंदिर, रणछोड़ जी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। देखो बेटे, मैं आपको तब तक एक जानकारी दे दूं, ये दोनों मंदिर जो हैं द्वारका में हैं। कहां है? द्वारका। ये दोनों मंदिर जो हैं द्वारका में हैं। ठीक है। और देखिए, मीराबाई ने अपनी अंतिम सांसें ली थी बेटा रणछोड़ जी मंदिर में। कहां लिया था? रणछोड़ जी मंदिर में। एक्चुअली रणछोड़ जी मंदिर का मैं आपको इतिहास बताऊं बेटे, कृष्ण जी का ये रणछोड़ जो नाम है, ये रणछोड़ नाम कृष्ण जी का ही है। आप लोग एक बात जानते हैं, जो है मगध का एक शासक था, मगध बिहार वालों तो विशेष रूप से ध्यान दो बेटा, मगध का एक शासक था जिस शासक का नाम था जरासंध। तो जब कृष्ण जी से जरासंध से युद्ध हो रहा था, उस समय जरासंध की तरफ से लड़ने एक राजा और आ गए, मुझे उनका नाम याद नहीं है बेटा, क्षमा करेंगे। तो उनका नाम याद नहीं, जरासंध की तरफ से लड़ने एक राजा और आ गए, और उस राजा के पिछले जन्म के पुण्य इतने भारी थे कि कृष्ण जी ने देखते ही जान लिया कि मैं इन्हें मार नहीं पाऊंगा ना। और वो वहां मजबूरी में कृष्ण जी मैदान, युद्ध का मैदान जो था, इसे छोड़कर भाग गए। और जब कृष्ण जी आगे आगे भागे तो जरासंध और उस राजा ने कृष्ण जी का पीछा किया, और कृष्ण जी आगे आगे भाग रहे थे, वो राजा पीछे पीछे। अब देखो, इसके पीछे भी एक तर्क था। यह कहा जाता है भगवान के आगे अग्र भाग में, मतलब इधर पुण्य है और भगवान के पश्च भाग में पाप है। ठीक है बेटा। तो जब जो है कृष्ण जी भागे जा रहे थे, तो वो व्यक्ति उनका पीठ देखता, कृष्ण जी का पीठ देखता जा रहा था, अर्थात उसके पुण्य नष्ट होते जा रहे थे और पाप भारी होता जा रहा था। और जब उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, तब कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया। लेकिन यहीं से कृष्ण जी हट करके बलराम जी के साथ द्वारका चले गए, और वहां द्वारका को उन्होंने अपनी नगरी बसा ली। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए कृष्ण जी को रणछोड़ जी कहा जाता है। और जब मीराबाई ने सन्यास ग्रहण किया, सन्यास तो बचपन से ही ग्रहण कर लिया था, पर घर में रहना था, जब उन्होंने घर भी त्याग दिया, तो जब वो घर त्याग कर मथुरा गई, तो मथुरा में उन्हें एक दिन सपने में आया कि कृष्ण जी कह रहे हैं मैं तो कब का द्वारका चला गया और तू अभी मथुरा में पड़ी है। तो मीराबाई वहां से छोड़ करके रणछोड़ जी आ गई बेटा, और फिर वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। ठीक है बेटे, अच्छा तथ्य था। चलिए, राम भक्त में रसिक भाव का समावेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन भी नहीं लेता बेटा कि बिल्कुल ऐसा कर दूं कि आपको लगे यार आज तक तो सुना नहीं, आज तक देखा नहीं, अरे वो किसी परीक्षा में आया भी हो। मेरा प्रयास रहता है वही प्रश्न लीजिए जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो जिनके आने की पॉसिबिलिटी हो। राम भक्ति शाखा में रसिक भाव का समावेश करने का श्रेय किसे है? अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास। बिल्कुल सारे बच्चे ए का उत्तर दे रहे हैं, और ए इज द राइट आंसर। लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करते चलिएगा। और फिर मैंने कह दिया, अगर आप जो है दशहरे की सेल में से पास परचेज करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक, देखो टेक्स्ट बुक में पढ़ने का मजा तभी है जब टेक्स्ट बुक का पास आपके पास हो। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक पास से आपको फायदा ये मिलता है कि 1/2 हम और 1/2 संस्थान, ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये जो आपको 1/2 है वो तो हम यहां दे रहे हैं, ये 1/2 आपको मिलेगा पास के थ्रू। इसके लिए भी आपको VIJAY विजय कोड यूज करना है बेटा। ठीक है, तो विजय कोड यूज करना है। बाकी बिहार का कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो बिहार के लिए मेरा एक और भी आपसे निवेदन है, अगर आप बिहार TGT या PGT, बिहार TGT या PGT का कोर्स परचेज करते हैं,
और इसमें आप कोड के रूप में विजय यूज करते हैं, तो अगर आप जब लाइव क्लास में हमें इस चीज का मैसेज देंगे तो वहां हम आपको 150 प्रश्न के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ अलग से आपको देंगे। तो संस्थान तो आपको दे ही रहा है, हम भी अलग से दे रहे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी मेरे प्यारे बच्चे। चलो सुनो बेटा, देखो रसिक भाव का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझो। रसिक भाव का मतलब क्या है? रसिक भाव का मतलब है कि जो राम और सीता या कोई भी हैं, उन्हें एक ऐसा नायक नायिका बना देना जो केवल प्रेम के लिए पैदा हुए हैं ना। रसिक भाव का मतलब है कि प्रेम, और प्रेम भी कैसा? अश्लील प्रेम। देखो मैं साफ शब्दों में लिखता हूं, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अश्लील, अश्लील प्रेम दर्शाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, अब इनको जैसे भी अपना उसमें जो भक्ति दिखती हो, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये रसिक भाव की उपासना है। और ये अग्रदास ने शुरू किया। ये अग्र अली के नाम से, ध्यान से सुनना बेटा, अग्र अली के नाम से स्वयं को ये क्या करते थे? अग्र अली के नाम से स्वयं को सीता जी की सखी मानकर लिखते थे। सीता जी की, अग्र अली के नाम से स्वयं को सीता जी की सखी मानकर लिखते थे। ठीक है। अच्छा, अग्रदास की एक खास बात, दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो अष्टयाम परंपरा प्रारंभ की। अष्टयाम परंपरा प्रारंभ। अष्टयाम क्या है बेटा? भगवान की, देखो मैंने बताया था आप लोगों को, और दूसरा नाभादास इनके शिष्य थे। नाभादास इनके शिष्य थे। अब मेरी बात सुनना बेटे, अष्टयाम परंपरा का मतलब है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला करके। और 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, याम या पहर। तो 8 पहर भगवान की भक्ति, वो अष्टयाम कहलाता। और अष्टयाम परंपरा का शुरुआत अग्रदास ने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नाभादास जी के गुरु थे, और नाभादास जी ने भक्तमाल परंपरा प्रारंभ की। नाभादास जी ने क्या किया? भक्तमाल परंपरा प्रारंभ की। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो 150 लोग बड़े आराम से हो जाएंगे बेटा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम ना। चलिए आगे। तो ये किस जो है रचना से ली गई है, ये पंक्ति किससे ली गई है? इसे सब लोग नोट कर लेना मेरे हीरो हीरा लाल। ये विनय पत्रिका की लाइन है, रामचरितमानस की नहीं। सब लोग एक तरफ से लिख रहे हैं रामचरितमानस, नोट कर लेना, ये विनय पत्रिका की लाइन है। किसकी लाइन है? विनय पत्रिका की लाइन है बेटा, ये रामचरितमानस की लाइन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना। हाँ, वो वाली रामचरितमानस की लाइन है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा। इस तरह से करके ये जो पंक्ति है, ये जो है, हाँ, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला ना। देवांश जी नमस्कार, धन्यवाद। तो ये बेटा ध्यान रखना कि ये रामचरितमानस की है, और श्री रामचंद्र कृपालु ये पंक्ति जो है विनय पत्रिका की है। ये प्रश्न आ जाने पे, देखो मैंने जानबूझ के आपको बताया, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आ जाता 90% लोग गलत कर जाते, ईमानदारी से बताना 90% लोग गलत कर जाते। चलो अगला क्वेश्चन है, पेटिशन टू राम। पेटिशन टू राम नाम से विनय पत्रिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पेटिशन टू राम,
इस नाम से विनय पत्रिका का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, डॉक्टर बुलर, F.R. आल्चिन। नहीं, हम कहां गाते हैं यार, हम कहां गाते हैं। चलो जल्दी बताना बेटा। पेटिशन टू राम, बिल्कुल सब लोग डी का उत्तर दे रहे हैं और सही उत्तर दे रहे हैं बेटा। डॉक्टर F.R. आल्चिन, इन्होंने पेटिशन टू राम नाम से हिंदी जो है विनय पत्रिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अच्छा, यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं। एक विद्वान हुए अंग्रेजी के, जिनका नाम था बेटा फ्रेडरिक, याद आया, समन ग्राउस। फ्रेडरिक समन ग्राउस ने रामायण ऑफ तुलसीदास, रामायण ऑफ, फ्रेडरिक समन ग्राउस ने रामायण ऑफ तुलसीदास, ठीक है बेटा, के नाम से, रामायण ऑफ तुलसीदास के नाम से रामचरितमानस का अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? रामचरितमानस का अनुवाद, रामचरितमानस का अनुवाद किया। किस नाम से किया? रामायण ऑफ तुलसीदास। किसने? फ्रेडरिक समन ग्राउस। तो ये याद रखना बेटा, दोनों लोगों को। F.R. आल्चिन ने पेटिशन टू राम नाम से विनय पत्रिका का अनुवाद किया, फ्रेडरिक समन ग्राउस ने रामायण ऑफ तुलसीदास के नाम से रामचरितमानस का जो है किया। शिवांश द्विवेदी जी बेटा जो है सोमवार से लेकर के, सुन लो बेटा, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, ठीक है बेटा, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक किस पर? सुपर कोचिंग के, मतलब जिस पर आप पढ़ रहे हो ना, सुपर कोचिंग के जो टेट और पीआरटी का चैनल है, टेट पीआरटी चैनल, इस पर बेटा शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक व्याकरण की प्रैक्टिस होती है, जैसे यहां हो रही है सोमवार से शुक्रवार। तो जो साथी अभी नहीं जुड़े हैं वहां, वो वहां जुड़ जाएं, आप सबसे प्रार्थना है। और चलो, आज गले में दिक्कत हो रही है हमें। बिहार बंगाल के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्पेशली बिहार वालों गौर करना, आपके यहां पूछा जा सकता है। आपकी क्वेश्चन तो पूरे उस पर है। बिहार बंगाल के कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूरों के नारकी जीवन का चित्रण किसमें है? मतलब बिहार बंगाल में, पार्वती जी थोड़ा सा भाई देखो, किसी से कह दो कि भैया अपना वो क्या कहते हैं उसको जी, मैं तो भूल गया, अरे वो जो एक शेयरिंग वाला होता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ, वो आप समझ रहे होंगे, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या है, ठीक है। तो देखो, तो बंगाल बिहार, किशनगढ़ के अहेरी, रह गई दिशाएं इसी पार, पांव तले की डूब, सावधान नीचे आग है। बेटा पूछना पड़ेगा बाबू, मुझे पता नहीं है अभी का। हाँ, हॉट स्पॉट, देखिए रजनी जी ने बता दिया, हॉट स्पॉट, हाँ हॉट स्पॉट, तो वही मतलब वही वाला मांग लीजिए किसी से, काम बन जाएगा। देखो बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें अक्सर लोग गलत दे रहे हैं उत्तर, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। मैंने आपसे कहा था, देखो अगर एक मिनट में थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लो। चलिए, मैंने कहा था अगर मेरे साथ समय देंगे तो अच्छा सीखेंगे। सावधान नीचे आग है, पहली बात सुन लो बेटा, ये चारों के चारों क्या हैं? उपन्यास हैं। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इनके लेखक कौन है? अगर हम बात करें कि भाई इनके लेखक कौन है, तो ये चारों जो हैं उपन्यास के एक बड़े नाम हुए हैं संजीव, ना संजीव, हाँ पानी पी लिया बेटा, तो संजीव की रचनाएं हैं। और देखो ये सेम वर्ण विषय, यही सेम वर्ण विषय एक धार इनका उपन्यास और है, धार एक उपन्यास है, धार उपन्यास में भी यही है। तो इनका जो है सेम वर्ण विषय बेटा दो उपन्यासों में है, एक सावधान नीचे आग है और दूसरा धार। इनमें कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूर जो हैं बेटे, इनका जो है वो किया गया है। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, संजीव का।
चलो, मैं तो सोच रहा था 150 से जल्दी आज 200 मुझे लगा था कि भाई 200 पहुंचा देंगे, बहुत मेहनत किए हैं हम। झुलसा, और आप खुद देख भी रहे हैं अच्छे प्रश्न हैं और अच्छा समझा भी रहे हैं। अगर आज तक 9 प्रश्न पूछा तो कम से कम 45 क्वेश्चन लिया होगा आपने। झुलसा है छायावट धूप में, झुलसा है छायावट धूप में किसका गीत संग्रह है? देखिए, ये पहली बात तो मैं बता दूं बेटा, नवगीत विधा जो हिंदी में आती है, ये नवगीत विधा की रचना है। झुलसा है छायावट धूप में देवेंद्र शर्मा इन, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, वीरेंद्र मिश्र। जल्दी बताना बेटा, झुलसा है अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। और मैंने देखा, मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रश्न कठिन होगा, लेकिन सही उत्तर है वीरेंद्र मिश्र। देखो बेटे, मैं इसमें बताऊं, बी नहीं होगा बेटा, शंभुनाथ सिंह नहीं। शंभुनाथ सिंह की जो एक बहुत चर्चित रचना है बेटा, वो है दर्द जहां नीला है। शंभुनाथ सिंह का जो एक चर्चित गीत संग्रह है, वो दर्द जहां नीला है। बाकी इसके बाद जो है हिंदी गीत शताब्दी 1, 1, 2, सदी 1, 2 करके ये है। दूसरी चीज ध्यान रखना बेटा, और अगर हम बात करें उमाकांत मालवीय जी की, तो इनकी एक चर्चित रचना है, गीत संग्रह ही है, मेहंदी और महावर। मेहंदी और महावर, ये उमाकांत मालवीय जी की चर्चित रचना है। और देवेंद्र नाथ शर्मा इंद्र की बात अगर मैं करूं, तो इनकी जो है बेटा, वो है पथरीले शोर में। पथरीले, दो रचनाएं इनकी ज्यादा चर्चित रही हैं, पथरीले शोर में और पंख कटी मेहराबें। पथरीले शोर में और पंख कटी मेहराबें। ठीक है बेटा, तो ये कंफर्म हो गया। वीरेंद्र मिश्र, झुलसा है छायावट धूप में, उमाकांत मालवीय, मेहंदी और महावर, शंभुनाथ सिंह जो है दर्द जहां नीला, उसके बाद हिंदी सदी 1, 2 ऐसे करके जो है, उसके बाद जो है नमस्कार भैया नमस्कार, विनीता जी नमस्कार। उसके अलावा जो है देवेंद्र शर्मा इंद, पथरीले शोर में। चलो बेटा, बाघ नामक लंबी कविता किसकी है? बाघ, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है बेटा, कई परीक्षाओं में आया है। बाघ नामक लंबी कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, नरेश मेहता। बाघ, जल्दी बताना बेटा, बाघ लंबी कविता किसकी है? देखो, होना तो चाहिए बेटा, क्या बात है, क्या बात है। मिथिलेश जी, दीपक जी, प्रेम वर्मा जी, कुमारी शबनम जी, स्वाति जी, ललिता भारती जी, नीलम जी, हाँ, सोनी जी, देवांशु जी, जो है नुपुर जी, प्रेम वर्मा जी, अभिषेक यादव जी, रतिपाल जी, रीना जी, गौरव कुमार जी, कुमारी रेखा जी, अंशु जी, सब एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। ये तो यार एकदम रटे बैठे आप लोग। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह जो हैं, इनकी लंबी कविता है बेटा बाघ। केदारनाथ सिंह की लंबी कविता है। अच्छा, इनकी एक दो बातें मैं और बताऊं जो आप मतलब जो चर्चित है, मैं ये तो नहीं कह सकता। देखो, इनकी एक कविता आपसे और पूछी जा सकती है, बनारस शीर्षक कविता चर्चित रही है। तो एक कविता ये आपसे बेटा, बनारस शीर्षक कविता चर्चित रही है। तो ये कविता आपसे पूछी जा सकती है कि बनारस किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की ही कविता है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, केदारनाथ सिंह को जो है, एक इनकी रचना यूपी टीजीटी में पूछी गई भी है, तालस्ताय और साइकिल। तालस्ताय और साइकिल। देखो बेटा, इस रचना की मैं बात करूं अगर, तो इस रचना में महानगर में बसने का दंश है। महानगर में, इस रचना में महानगर में बसने का दंश है। मतलब जैसे हम सारे लोग जो गांव छोड़ करके शहरों में बस रहे हैं, उसकी पीड़ा है तालस्ताय और साइकिल में। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं बेटा कि जो है अकाल में सारस ना, बाकी आप जान ही रहे हैं क्या, अकाल में सारस, अकाल में सारस, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अकाल में सारस 1989 का। ठीक है, साहित्य 1989 ईस्वी का साहित्य अकादमी
1989 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसके साथ ही साथ जो है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, उत्तर कबीर तथा, सब नोट करना, जो न समझ में आए एक एक नोट करते चलना। ये उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इस पर इनको बेटा व्यास सम्मान मिला है। इस पर इनको कौन सा सम्मान मिला है बेटा? व्यास, हाँ बिल्कुल, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, इस पर इनको जो है 1997 का 1997 का व्यास सम्मान मिला है। चलो बेटा, क्या दिक्कत है आज यार। आगे, छुट्टी के दिन का कोरस। छुट्टी के दिन का कोरस किसका उपन्यास है? मैं आपको बता दूं, ये 2009 की रचना है। 2009 की रचना है। इसी वर्ष जो है विभूति नारायण राय की एक रचना आई थी जो बहुत चर्चित हुई थी, प्रेम की भूत कथा, याद होगा है? प्रेम की भूत कथा प्रदीप सौरभ की नहीं है बेटा। देखो, प्रदीप सौरभ की जो चर्चित रचना जो पूछी भी गई है वो है मुन्नी मोबाइल। प्रदीप सौरभ की चर्चित रचना जो है मुन्नी मोबाइल है। विभूति नारायण राय की जो है प्रेम की भूत कथा, मैंने बताया था ना, प्रेम की भूत कथा, ठीक है। और प्रियंबद की रचना है बेटा, प्रियंबद की रचना है छुट्टी के दिन का कोरस। असगर वजाहत की रचना नहीं है बेटा, प्रियंबद की रचना है, प्रियंबद की रचना है। अच्छा, इसके अलावा जो है देखिए, परछाई नाच, परछाई नाच, वे जहां कैद हैं, वे जहां, परछाई नाच, वे जहां कैद हैं, ठीक है। छुट्टी के दिन का कोरस, ये उपन्यास है इनके बेटा। वे जहां नहीं, वे वहां कैद हैं, माफ करना बेटा, वे वहां कैद हैं, और छुट्टी के दिन का कोरस, ये तीनों इनके उपन्यास हैं, ठीक है। चलो, तो समझ गए बेटा, पर जो है ये दोनों हैं, और प्लस जो है छुट्टी के दिन का कोरस, ये तीनों इनके उपन्यास हैं, ठीक है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ की है बेटा। हाँ बिल्कुल रजनी जी, वे परछाई नाच और वे वहां कैद हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखूं, ये तो सबको आना चाहिए, भले आप जो है शेयर कम कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं अपना 100% दूंगा, आप भी अपना 100% दोगे। मुझे पता है मेरा कोई भी बच्चा शेयर करने में कंजूसी नहीं करता, मुझे इस चीज से पूरा वो है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई, 31 मई, 30 मई, 1 जून? जल्दी बताना बेटा। 30 मई, बहुत अच्छा उत्तर, वाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने, 30 मई। एक्चुअली देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, ये बात ध्यान में रखना आप लोग, कि ये इसलिए मनाया जाता है बेटा कि उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था ना, उदंत मार्तंड, ध्यान से सुनना बेटा, उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला उदंत मार्तंड, ये क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ये उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को, उदंत मार्तंड जो है बेटा 30 मई 1826 ईस्वी को पहली बार प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसलिए 30 मई 1826 को निकला, मतलब पहली बार प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को जो है पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, ये कैसा समाचार पत्र था? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था बेटा? साप्ताहिक। ये निकलता कहां से था? ये निकलता था कलकत्ता से। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर शर्मा शास्त्री, पंडित जुगल किशोर शर्मा शास्त्री, ठीक।
ठीक है। और ये रहने वाले कानपुर के थे, पर इन्होंने कलकत्ता से उदंत मार्तंड। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर लगे कि नहीं सुना था, सच में अच्छी बात बताई गुरुजी ने, तो शेयर करना। पता है क्या हुआ? ये 30 मई 1826 को नारद जयंती थी, और उसी दिन जो है नारद जयंती के अवसर पर ही इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला था। 30 मई 1826 को नारद जयंती थी। साप्ताहिक का मतलब होता है जो हफ्ते में, देखो सब पत्र जो है कई तरह के होते हैं, दैनिक जो रोज निकले, साप्ताहिक जो हफ्ते में एक बार आए, मासिक जो महीने में एक बार आए, पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार आए, ठीक है, त्रैमासिक जो 3 महीने में एक बार आए, छमाही जो 6 महीने में एक बार आए। ठीक है बेटा, तो नारद जयंती के दिन ही इन्होंने इसे निकाला था, इसलिए 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। देखो, अब मैंने आपको बताया कि उदंत मार्तंड, देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा, और जरा सा, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ ले लिया कि आपको क्लियर करा दूं, जरा सा मिस्टेक हुई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र या पहला साप्ताहिक करके भी पूछा जा सकता है भैया, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, तो उत्तर होगा उदंत मार्तंड। अब जब कहेंगे हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, तो इसका उत्तर होगा समाचार सुधा वर्षण। और मैं देख रहा हूं सारे लोग सी का उत्तर दे रहे हैं ना। एक्चुअली आज गलती हमारी है, मेरा था गला खराब और आज था व्रत, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मैंने अमरूद खा लिया, उससे दिक्कत हो गई ना। हाँ, मंगलवार को आता था, बिल्कुल सही है, मंगलवार को आता था, सप्ताह में मंगलवार को आता था। देखिए ये बात भी बहुत बढ़िया गौरव जी ने बताई, बहुत बढ़िया बताई बेटा, और जो है कि ये मंगलवार को आता था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटे, अब अगर हम बात करें जो है पहले समाचार पत्र की, तो ये भी कलकत्ता से निकला था 1854 में, समाचार सुधा वर्षण। ये कहां, ये था पहली बात दैनिक, दैनिक माने रोज, दैनिक समाचार पत्र ना, ये क्या था? दैनिक समाचार पत्र। ये कहां से निकलता था? ये भी निकलता था बेटा कलकत्ता से। ठीक है, और कब निकला था ये? 1854। संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन, एक बंगाली बाबू थे, श्याम सुंदर सेन। पर देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, चाहे वो समाचार जो है, चाहे वो आपका बेटा जो है 1800, अरे यार 54, हाँ सही तो लिखा मैंने, मुझे लगा मैंने 57 तो नहीं लिख दिया, जल्दी में कंफ्यूजन हो जाता है। सुनो, अब देखो एक बात देखो बेटे, चाहे वो उदंत मार्तंड रहा हो और चाहे वो आपका समाचार सुधा वर्षण रहा हो, ये सारे समाचार पत्र आर्थिक अभाव में बहुत लंबे दिन तक नहीं चल पाए बेटा। ठीक है, चलो, व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर। बहुत चर्चित क्वेश्चन है। हाँ, बंगदूत राजा राम मोहन राय, 1829, साप्ताहिक कलकत्ता, बिल्कुल सही है। देखो अच्छा लगा आप लोगों का ये देख करके कि आप लोग खुद एक्टिव हैं। बस शेयर थोड़ा सा करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सब लाइक कर लो बेटा एक बार, जिसने नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है एक बार लाइक, बस एक बटन ही नीचे से दबाना है, खटाक से दबा दो। ठीक है बेटा, चलो, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल, व्योमकेश दरवेश जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। लिखा किसने है बेटा? विश्वनाथ, किसने लिखा है बेटा? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने ना, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है। और ये जो है व्योमकेश दरवेश जो है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर। जल्दी बताना, बिल्कुल सब लोग एक का उत्तर दे रहे हैं, हिंदी शब्द सागर। देखो बेटा याद रखना, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका की, ये क्या था? ये एक डिक्शनरी थी। मैं आपको पहले बता दूं, यह जो है एक डिक्शनरी थी, और ये ग्रंथ जो है इसी की भूमिका के रूप में आया था। जो है इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ जनवरी 1929 ईस्वी में।
और इसी की भूमिका के रूप में शुक्ल जी का इतिहास आया। किस नाम से आया? नाम से आया हिंदी साहित्य का विकास। किस नाम से आया बेटा? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आया। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से ये भूमिका लिखी गई। ठीक, फिर क्या हुआ बेटा कि जो है 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, अच्छा इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था काशी नागरी प्रचारिणी सभा से। कहां से हुआ था बेटा? काशी नागरी प्रचारिणी सभा से। तो 1940 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने ही शुक्ल जी के इतिहास को अलग पुस्तकाकार रूप में, उस भूमिका को अलग पुस्तकाकार रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम देकर के प्रकाशित करा दिया। बिल्कुल सबको क्लियर? कुछ भी नहीं बचा जो मैंने यहां नहीं बता दिया है आपको, एक एक चीज बता दिया बेटे। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया ना, भूमिका के रूप में आया। ये क्या था? एक डिक्शनरी थी, एक जो है एक शब्दकोश था। इसका प्रकाशन हुआ जनवरी 1929 में। उस भूमिका का नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ये प्रकाशित कहां से हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा से। बाद में 1940 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से उस भूमिका को अलग ग्रंथकार के रूप में लिखा दिया। बिल्कुल सबसे पहले गारसादे तासी ने लिखा था। चलो भाई शेयर करना, संख्या घटनी नहीं चाहिए। किस इतिहास, 40 क्वेश्चन है टोटल, मैं पहले बता दे रहा हूं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। हाँ, नगेंद्र जी ने भी संपादन किया है। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन। देखो बेटे 5000 कवियों का वर्णन किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने किया है। और इस तरह से शुक्ल जी ने लिखा है कि मिश्र बंधुओं की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तमाम ऐसे लोगों को हाईलाइट किए, चर्चा में लाए जो कि जो है ऐसे कवि जो जिन्हें कोई जानता नहीं था, उन्हें हाईलाइट करने, चर्चा में लाने का श्रेय किसे है? मिश्र बंधुओं को है। ठीक है, इनके ग्रंथ का क्या नाम है बेटा? इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। यह ग्रंथ कितने भाग में है? 4 भाग। ये जल्दी लोग जानते हैं पर गलत बहुत बार किया मैंने, कई बार क्वेश्चन दिया है। इसके जो है प्रथम 3 भाग जो हैं बेटा, इसके पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसके पहले 3 भाग जो हैं बेटा वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। और इसका जो चौथा भाग है, चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका चौथा भाग जो है बेटा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मिश्र बंधु 3 थे, ध्यान रखना बेटा, मिश्र बंधु 3 थे। इनका एक ट्रिक होता है श्याम सुख गणेश, मैंने बार बार आपको बताया है, इनका एक ट्रिक है श्याम सुख गणेश, और इसमें कर लेना प्लस बिहारी मिश्र। प्लस बिहारी मिश्र मतलब कि सबके नाम के अंत में बिहारी मिश्र लगा लेना। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल का नाम, कलाकाल का नाम देने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल। कह रहे हैं कि जो है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने और रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल सी का उत्तर सही है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा था। क्या कहा था? अलंकृत काल। उन्होंने कहा कि इसमें अलंकार का अतिशय प्रयोग है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे श्रृंगार काल कहा था। उन्होंने कहा कि इसमें कविता को श्रृंगार का कविता ज्यादा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही इसे रीतिकाल नाम दिया था और यही नाम सर्वमान्य हुआ। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे कलाकाल का नाम दिया था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? देखो वर्ण क्रमानुसार ये हिंदी में दे देता है ना, मैंने क्यों यह क्वेश्चन लिया? जब यह क्वेश्चन हिंदी में दे देता है बेटा, हाँ अक्ता जी नमस्कार, तो जो है बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। वर्ण क्रमानुसार का मतलब होता है बेटा जिसे आप कहते हैं अल्फाबेटिकल।
जिसे आप क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल मेथड। अल्फाबेटिकल मेथड मतलब वर्णानुक्रम पद्धति या वर्ण क्रमानुसार। अब ये इसमें जो कवि रखे जाते हैं वो वर्ण के अनुसार, मतलब क वाले एक साथ ना, ख वाले एक साथ, ये इस तरह से रखे जाते हैं। और इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और इसे लिखा किसने, गारशा द ताशी। गारशा द ताशी, ये आप लोग जानते हैं फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है बेटा। और ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। इसका अनुवाद किया था, इसका अनुवाद किया था बेटा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कब किया, 1952 ईस्वी में किया। किस नाम से किया, हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। दूसरी एक बात और ध्यान रखना बेटा कि यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में टोटल 728 कवि हैं। कितने कवि हैं बेटा, 728 कवि हैं, है कि नहीं। और इन 700 टोटल 728 कवि हैं बेटा, ठीक है। और इन 728 कवि जो हैं, इन 728 कवियों में जो है हिंदी के केवल 72 कवि हैं ना, 728 कवि, 72 हिंदी के। तो इन 728 कवियों में हिंदी के केवल 72 कवि हैं, बाकी उर्दू के हैं, ठीक है। चलो, मैंने कहा एक बार रिवीजन धड़ाधड़ हो जाए। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो बेटा, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो बेटे, मैं आपको बताऊं, इन्होंने 3 पुस्तक लिखी है। कौन, एक तो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। एक इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो आप पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका। और एक इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है बेटा। अब देखो, ये पहले इन्होंने भूमिका बनाई, कब बनाई, 1940 ईस्वी में। फिर हिंदी साहित्य का विकास बताया 52 ईस्वी में, ठीक है। और आदिकाल भी बताया जो है इन्होंने बेटा। हाँ, चलिए, इन्होंने जो है यहाँ हिंदी साहित्य की भूमिका 52 में बताई और आदिकाल भी 1952 में बताया, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक प्रश्न और आता है जिस प्रश्न में अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, क्या कि हिंद जो है HPD माने हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। यह प्रश्न जो है बेटा जब भी आया है, मैंने देखा है बच्चों ने बहुत विवाद किया है। और यह प्रश्न यही पूछा गया है कि भाई कौन सा इतिहासकार है जिसने प्रत्यक्ष रूप से कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने डायरेक्ट कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा बेटा। ये तीनों इनके जो हैं ये आलोचना के ग्रंथ हैं। ये चीज बताना आपको बहुत जरूरी है। ये तीनों इनके मेरे बच्चे आलोचना के ग्रंथ हैं और इन्हीं में जो इतिहास की सामग्री बिखरी पड़ी है उसी से इन्होंने जो है वो किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है गुलाब राय, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जल्दी बताना बेटा। बिल्कुल, हाँ, डी इज द राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, रजनी जी नहीं,
रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत कठिन नहीं है, सरल सा भी है, बहुत सरल है, पर अगर जरा भी वो हो तो इसे याद रखना। अगला है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उनमें से कोई नहीं। जल्दी बताना बेटा। रामचंद्र शुक्ल जी ने, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा है, ठीक है। अच्छा, इसे जो वर्तमान काल की संज्ञा दी है बेटा, वो मिश्र बंधुओं ने दी है। किसने दी है? मिश्र बंधुओं ने। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बाबू गुलाब राय, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय जी ने इसे नवीन काल कहा है। क्या कहा है बेटा? नवीन काल कहा है। तो इस तरह से यह हमारा प्रश्न रहा, ठीक है। अगला मेरे बच्चे, उपमेय का निषेध कर, देखो अब इतिहास ही चल रहा था, हमने कहा थोड़ा सा एक बार जो है, भाई रोज पनीर भी खा के आदमी उब जाता है, दाल की इच्छा होने लगती है, सही है कि नहीं? रोज पनीर भी खा करके आदमी उब जाता है, दाल की इच्छा होने लगती है। तो आइए थोड़ा सा एक बार बदल लेते हैं टेस्ट। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना, देखो मैं यहां बता दूं, ये हटा दीजिए, हटा दीजिए। स्थापना करने वाला अलंकार, ये अलंकार जो है मैंने क्यों लिया बेटा? क्योंकि तमाम बच्चों को लगता है कि भाई आदमी केवल इतिहास पढ़ाना जानता है, तो मैंने कहा कुछ चीजें आपको और भी बताऊं, और बड़ा जोर का बताऊंगा, मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपहनुति अलंकार। देखो मैं इसमें इसका एक लक्षण बताऊं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आप लोग आराम से पकड़ लोगे। इसमें उपमेय का निषेध कर, निषेध का मतलब क्या है? ना, ना, नहीं। अगर किसी काव्य पंक्ति में ये दिख जाए उपमेय के साथ, तो समझ लेना कि अपहनुति अलंकार है। जैसे ना, मुख नहीं चंद्र, मुख नहीं चंद्र है। अब यहां देखो बेटा, चंद्र क्या है? उपमान है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और मुख की तुलना की गई, मुख उपमेय है। लेकिन हमने क्या किया? मुख नहीं मतलब उपमेय का निषेध कर दिया। तो जहां उपमेय का निषेध कर दिया जाता है, वहीं जो है हमारा क्या होता है? वहीं हमारा अपहनुति अलंकार होता है। हाँ बिल्कुल, ये लगभग बच्चे जो है हमारे रोज क्लास वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी बाई विजय विक्रम सर को जरूर ज्वाइन करिएगा। हिंदी बाई विजय विक्रम सर जो है जरूर ज्वाइन करिएगा बेटा, आपको वहां रोज पीडीएफ भी मिलेगी और इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है। अपहनुति अलंकार, जैसे मैं यह कहूं रघुबीर कृपाला बंधु न हो ही, मैं यह कहूं रघुबीर कृपाला बंधु न हो ही, मोर यह काला। सुग्रीव को जब सुग्रीव को पीटा बाली ने, जब सुग्रीव को पीटा बाली ने तो भगे तो रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हाँ अरे वाह, हाँ यूनिक जी आप तो न्यू हो ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, देखो कभी कभी नया बनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ नए हैं। चलो, बंधु न हो ही मोर यह काला, उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई नहीं, मेरी मौत है। अब बंधु न हो ही, तो देखो न आ गया ना, इसीलिए मैंने कहा था अगर किसी संज्ञा को नकार दिया जाए, जैसे बंधु न हो, केवल इतना ध्यान रखो, किसी संज्ञा को नकार, क्यों? क्योंकि उपमेय क्या होगा? कोई संज्ञा पद ही तो होगा बेटा। तो अगर किसी संज्ञा को नकार दिया जाए, बंधु न हो, तो समझ लेना कि वहां अपहनुति अलंकार। हाँ, टाइपिंग में कई बार हो जाता है बेटा, इसका जो है कोई इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो हो जाता है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय हिंदी मतलब समझ रहे हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे आप राजभाषा कहते हैं, राजभाषा जिसे कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कैसी होनी चाहिए? जो हिंदी को अनुच्छेद 343 भाग 1 में बनाया गया है। भाग 1
जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो कैसी होनी चाहिए? लक्षणात्मक, अभिधा लक्षणा, मिश्रित, अभिधात्मक, व्यंजनात्मक। वो बेटा जो है ध्यान रखना अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक का मतलब समझ रहे हैं? अभिधात्मक का मतलब है बेटा कि उसका बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटे। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह भाषा क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसके आने पर बहुत से बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। यद्यपि यहाँ विकल्प ऐसा है कि आप आसानी से पकड़ लेंगे, हमने जानबूझ करके विकल्प सही रखा था कि आप आसानी से पकड़ लें। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं बेटा? उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है बेटा, उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। चलिए, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए, बहुत बार पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है ज्यादातर देवनागरी लिपि के बारे में। तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हुई है बेटा? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। खरोष्ठी की चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि की तो जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल जो लोग सी का उत्तर दे रहे हैं सही है। अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि जो है उसको जो है उसी से खरोष्ठी की उत्पत्ति। अच्छा देखो, ये खरोष्ठी जो है इसको कुछ लोग कहते हैं खर प्लस पृष्ठी। सुनो, खर का मतलब होता है गधा, पृष्ठ का मतलब यहां खाल से है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह लिपि पहले गधे के खाल पर लिखी जाती थी। भैया चलो देखो, लाइक का आ गया, किसने किसने कर दिया है, जल्दी जल्दी करो ना। तो देखो, यह लिपि ऐसा पहले माना जाता है बेटा कि यह लिपि जो है वो पहले गधे के खाल पर लिखी जाती थी, इसीलिए इसको जो है खरोष्ठी कहा जाता है। खरपृष्ठी, खरपृष्ठी से विकृत होकर खरोष्ठी बन गई। दूसरा लोगों ने कहा कि खर धन ओष्ठी, खर का मतलब है गधा, खर का मतलब है गधा, ओष्ठी का मतलब है होंठ। तो इन्होंने कहा कि जैसे गधे के होंठ बिल्कुल मोटे भद्दे होते हैं, ऐसे ही इसके वर्ण बिल्कुल भद्दे लगते हैं देखने में, इसीलिए इसे खरोष्ठी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब आप आगे चलें। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं भरत मुनि, विश्वनाथ, दंडी, राजशेखर। जल्दी बताना बेटा, काव्य मीमांसा किसने लिखा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये कवि शिक्षा परक ग्रंथ है। कवि शिक्षा पूछा जा सकता है बेटा आपसे, बढ़िया क्वेश्चन है। कवि शिक्षा परक ग्रंथ, कवि शिक्षा परक ग्रंथ का मतलब है कि वह ग्रंथ जो दूसरों को सिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए बताया जाता है, वो कवि शिक्षा परक ग्रंथ कहलाता है। और इसकी रचना राजशेखर ने की थी। ठीक है, देखिए भरत मुनि जो है बेटा, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। क्या लिखा है बेटा? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है ना। और आप लोग जानते हैं कि भरत मुनि का समय जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी ईस्वी तक है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। किसका? भरत जो है, हाँ बिल्कुल। दंडी जो है, दंडी ने क्या लिखा है बेटे? काव्यादर्श, काव्यादर्श, काव्यादर्श जो है दंडी ने लिखा है। ठीक है, और बिल्कुल विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण। क्या बात है यार, देखो इसी में मजा आता है। देखो यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट। अब देखो, मैंने एक बात कहा, चार आपने खुद बता दिया कि गुरुजी विश्वनाथ। अब जिस बच्चे को नहीं पता है, जो है हाँ ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा
कि जो है साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, तो जिन बच्चों को नहीं पता है उन प्यारे बच्चों के लिए फटाफट जो है आप करते, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बेटा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से जुड़ा नहीं है? ये 4 निबंध यहां शुक्ल जी के दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद और तुलसी का भक्ति मार्ग। कह रहे हैं इसमें से कौन सा निबंध जो है व्यवहारिक समीक्षा से जुड़ा नहीं है? ठीक है, जल्दी बताना। हाँ, विश्वनाथ तो काफी बात के हैं, दक्षिण भारत के आचार्य हैं। पंडित राज जगन, ये बिल्कुल लास्ट के टाइम के हैं बेटा, आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ को संस्कृत परंपरा का अंतिम आचार्य माना जाता है। ठीक है, जब आप मेरे साथ काव्य शास्त्र पढ़ेंगे बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, ये चीजें खूब अच्छे से समझाऊंगा, जोर से लगेगा कि काव्य शास्त्र में सीखा है यार, ऐसे काम चलाऊं काम नहीं होता है। शुक्ल जी का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा? बिल्कुल, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये जो है बेटा ना, ये सैद्धांतिक समीक्षा है, ये व्यवहारिक नहीं है। ये क्या है? ये सैद्धांतिक समीक्षा है। क्यों सैद्धांतिक समीक्षा है? क्योंकि देखो ये अभिव्यंजनावाद जो है, अभिव्यंजनावाद एक सिद्धांत है ना, और यह जो हमारा अभिव्यंजनावाद है बेटा, यह जो है हाँ, यह अभिव्यंजनावाद एक सिद्धांत है। ठीक है, अभिव्यंजनावाद किसने दिया था ये बताना बेटा। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी बताना बेटा। देखिए सरिता जी, मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि भगवान ने मुझे भी पेट दिया है यार, मेरे भी बालक हैं। देखो आप समझदार बच्चे हो, आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, बस मैं केवल हाथ जोड़ कर यही कहूंगा, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, क्रोचे, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बेटा। क्रोचे जो हैं, क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का, ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, रोहिणी जी नमस्कार। तो क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है और उसी की सैद्धांतिक समीक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है बेटा, चलो मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन लेते हैं। कामायनी, यहां बहुत सोच समझकर उत्तर देना। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष कब है? कामायनी एक पुनर्विचार, इसका प्रकाशन वर्ष 1959, 67, 61, 62। अच्छा मुझे पहले आप ये बता दो, कामायनी एक पुनर्विचार रचना किसकी है? कामायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है? जल्दी बताना बेटा, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है? तो ध्यान रखना बेटे, चलो जल्दी बताना, कौन बता रहा है जल्दी से, मैं देखूं कौन बता रहा है जल्दी से। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, सुषमा जी ने मुक्तिबोध, सुषमा जी बहुत बढ़िया लिखती, बहुत तेज लिखती हैं। रोहिणी मिश्रा जी ने भी मुक्तिबोध 61 लिख दिया, क्या बात है। ठीक है, अच्छा चलो, बिल्कुल 1961 में प्रकाशित हुई थी ये। इसके रचनाकार जो हैं बेटा वो कवि मुक्तिबोध हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूर भूर खाक दूल वाले, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती ना, अंधेरे में, मुक्तिबोध। अच्छा एक रचना और है बेटा ना, एक रचना तो ये हो गई, और एक रचना और है क्या, कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये बताना। तो दोनों इसलिए मैंने लिया कि दोनों एक साथ बता दूं। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये बताना किसकी रचना है। कामायनी पुनर्विचार और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हाँ, गजानन माधव जो है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं वंदना जी। हाँ चलिए, नामवर सिंह नहीं बेटा, नोहिनी जी नामवर सिंह की रचना नहीं है। कामायनी नगेंद्र की भी नहीं, प्रसाद की भी नहीं है बेटा, नंद दुलारे वाजपेयी की भी नहीं है। देखिए कामायनी पुनर्मूल्यांकन ये रचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। किसकी है बेटा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, और ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। मुझे लग रहा है 201 रुपए, 200-250 की किताब होगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है। तो दोनों रचनाओं पर ध्यान रखना बेटा, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्विचार, दोनों को गौर करना, नहीं मेरे प्यारे बच्चे गलत हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे बाबू। अपनी जमी अपना आसमां, मैं देखूं कौन इसका सही सही उत्तर दे देता है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या वैजंती ना, कौशल्या वैजंती, रजनी तिलक, सुशीला टाक भौरे, रेखा कस्तवार। अपनी जमी अपना आसमां, पहली बात तो आपने नाम देख करके जान लिया होगा कि यह रचना जो है दलित विमर्श से संबंधित है ना, यह रचना जो है दलित विमर्श से संबंधित है। अब कौशल्या वैजंती, रजनी तिलक, सुशीला टाक भौरे, रेखा कस्तवार,
जल्दी बताना बेटा। बिल्कुल, ये नहीं, सुशीला टागभोरे की रचना नहीं है बेटा, याद रखना, रजनी तिलक की रचना है, अपनी जमी अपना आसमां। ये किसकी रचना है? रजनी तिलक, रजनी तिलक की रचना है बेटा, अपनी जमी अपना आसमां है। ठीक है, चलो। मेरे मित्र, अभी मैंने देखा, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, किसी ने कमेंट किया था कोई मेरा दोस्त है, मैंने कहा एक बार सिलेक्शन ले लो, पूरी दुनिया आपकी दोस्त हो जाएगी बेटा। सही बता रहा हूं, एक बार चयन ले लोगे ना, पूरी दुनिया आपकी दोस्त हो जाएगी। और ये ऐसी चीजें हैं बेटा, सत्य से अगर आप रूबरू रहें तो मैं आपको जो है निवेदन करके भी कहना चाहता हूं कि अगर नहीं हुआ तो फिर कोई पूछने वाला नहीं। हमने देखा है, बहुत बहुत से लोगों को देखा है ना। चलो अगला, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? इसकी लेखिका है बेटा सुधा चौहान। लक्ष्मी शंकर व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अज्ञे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और अज्ञे। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। एक्चुअली मैं बताऊं, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी सुधा चौहान। सुधा चौहान जी कौन थी बेटे? सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी, और उन्होंने अपने माता जी की किस विधा की रचना है? जीवनी विधा। तो उन्होंने अपने माता जी की जीवनी लिखा है, मिला तेज से तेज। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग 100 150 डाक गए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का। ऐसे शेयर कर देंगे एक बार और तो हम लोग जो है पहुंच जाएंगे 200। अगला क्वेश्चन है बेटा, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। जल्दी बताना बेटा, कारण डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक है जो कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? जल्दी बताना प्यारे बच्चे, जल्दी बताना। रस सिद्धांत, बिल्कुल सही उत्तर है बेटा, रस सिद्धांत। देखो एक बात आपको और बताऊं, 2 क्वेश्चन है जिसमें बच्चे, मैंने अगर जो क्वेश्चन लिया भी ना, बिल्कुल नियरेस्ट वाले, आप देखो खुद देख रहे होंगे कि मेरा एक व्यू था आज के मैराथन के पीछे, मैंने ज्यादातर वो क्वेश्चन लिए जहां 2 रचनाएं समान रूप से आपको दिक्कत करती हैं। मैंने मतलब शुरू में कुछ अलग क्वेश्चन के बाद मैंने अब एक व्यू बनाया कि वो रचनाएं ज्यादातर ली जहां 2 नाम की रचनाएं आपको परेशान करती हैं। देखो एक रस मीमांसा है, रस मीमांसा लिखा है बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रस सिद्धांत लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अब हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या यह है बेटा कि इसमें हम अक्सर फंस जाते हैं, सिद्धांत और मीमांसा में। तो मेरे पास इसका एक जुगाड़ है, जिस जुगाड़ से मैंने खुद याद किया है। देखो राम में म आ रहा है और मीमांसा में म आ रहा है, कहने का मतलब है म वाला म के साथ। अब डॉक्टर नगेंद्र में तो म आ नहीं रहा है और न रस सिद्धांत में म आ रहा है, तो ये हमने जो है, हाँ नहीं, शिवरानी देवी तो मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी थी यार, मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी थी शिवरानी देवी, जिन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है बेटा प्रेमचंद घर में, वो उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी। ठीक है, तो चलिए, तो याद रखिए मैंने यही जुगाड़ बनाया बेटा। देखो राम में म, मीमांसा में म वाला म के साथ ना, म वाला म के साथ, यही हमने अपना जुगाड़ बनाया है। बाकी आप जैसे चाहें याद कर सकते हैं। वह तोड़ती, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक ज्यादा है, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे, थोड़ा सा ये उसे इलाहाबाद के पथ पर। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति बताना है बेटा, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ि लक्षणा, अभिधा लक्षणा, व्यंजना। जल्दी बताना बेटा। चलो क्वेश्चन जो है इसमें अभिधा है बेटा,
ठीक है, डायरेक्ट निराला जी। अच्छा चलो थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि हमारे इन्वर्टर महोदय जो है बोलने लगे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? इन्होंने कहा शुक्ल जी के अनुसार किसका साधारणीकरण होता है? ठीक है, तो शुक्ल जी के अनुसार आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है बेटा। आलंबनत्व धर्म का मतलब यह है कि यहां जो है जो कवि के भाव हैं उनका साधारणीकरण, ठीक है, और पाठक के हृदय का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं द्वारा किस ग्रंथ के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तो बहुत आसान है बेटा, मैंने अभी पीछे इसका सारा इतिहास बता दिया है। मिश्र बंधु विनोद, ठीक है बेटा, मिश्र बंधु हैं। हाँ, ये पता नहीं भैया कौन सी संबंध बता रहे हैं, पापा के बाहू की भैया हमारे इतना हमें पता रहता तो गणित के मास्टर बनते यार, हिंदी के मास्टर थोड़ी बनते ना। तो सही कहा कि नहीं? अगर हमें इतना पता होता तो हम हिंदी के मास्टर थोड़ी बनते, हम गणित के मास्टर बनते। चलो अगला, हिंदी में किस कृतिकार को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? किस कृतिकार को राजशेखर की उपाधि दी गई? स्वयंभू, जगनिक, विद्यापति, चंद्रबरदाई? जल्दी बताना बेटा। विद्यापति को राजशेखर की उपाधि दी गई। अगला, पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? बहुत सरल है बेटा, रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को पहला महाकवि माना। अगला, निम्नलिखित में किस कार्य को अपभ्रंश का वाल्मीकि, निम्नलिखित में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। देखो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वैसे स्वयंभू ने पौंचर्यु लिखा, ठीक है, तो पौंचर्यु। अगला, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसने कहा बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अमीर, आप जानते हैं मुकरियां, पहेलियां, दो सुखने, गजलें, ये अमीर खुसरो ने लिखा, ठीक है। तो बस आज की कक्षा यहीं तक, आप लोगों ने खूब साथ दिया, बहुत बहुत